हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके, उसमें हमने देखा था कि प्राइमरी डेटा होता क्या है, तो हमने एक डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने ये देखा कि प्राइमरी डेटा में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं, देन फिर हमने उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखी। ओके, आज के लेक्चर में हम सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ठीक है, वो देखेंगे। उसमें कौन कौन से जो सोर्सेज होते हैं, मीन्स किसके थ्रू हम इनको कलेक्ट करते हैं, हम उनको देखेंगे। एंड देन उसकी यूटिलिटी और अगर लिमिट्स वगैरह कुछ है तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सेकेंडरी डेटा है वो होता क्या है। तो हमने शॉर्ट में पहले बताया हुआ है कि सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं। ऑलरेडी पहले ही क्या किए जा चुके होते हैं, वो कलेक्ट किए जा चुके होते हैं। ठीक है, तो हम एक बार इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो प्रोफेसर पीएच मान के अकॉर्डिंग ये होता है कि ये द्वितीयक स्तर पे प्राप्त किए गए तथ्य होते हैं, यानी ये प्रथम बार मतलब पहली बार कलेक्ट किए हुए हैं तो वो तथ्य नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे लोगों द्वारा एकत्रित जो मूल तथ्य होते हैं, मीन्स पहले जो ओरिजिनल फैक्ट्स तैयार किए हुए हैं उनके बेस पे डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये पहले जिन्होंने कलेक्ट किया हुआ है उसके आधार पे जो डेटा कलेक्ट हम करते हैं, मतलब द्वितीयक डेटा कैसे होते हैं, ये ओरिजिनल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले किसी ने इनको कलेक्ट किया हुआ है और हम इनको अपनी स्टडी में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, द्वितीयक स्रोत होते हैं, सेकेंडरी डेटा इनको कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन से क्लियर है कि सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं। मीन्स सेकेंडरी लेवल पे इनको तैयार किया गया होता है, मीन्स सेकेंडरी लेवल पे हम इनको कलेक्ट करते हैं जो पहली बार एकत्रित किए हुए नहीं है, पहले किसी ने कलेक्ट किए हैं लेकिन हम उनको स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं। वो पब्लिश्ड और नॉन पब्लिश्ड दोनों तरीके के होते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी डेटा। ओके, अब हम देखते हैं कि जो ये तथ्य संकलन है उसके द्वितीयक स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट हमारा है व्यक्तिगत प्रलेख, उन्हें कहते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, व्यक्तिगत प्रलेख। अब ये व्यक्तिगत प्रलेख क्या होता है वो देखते हैं हम कि इसके अंदर जो रिटन में जितना भी मैटर होता है वो सब इसके अंदर आता है। ठीक है, रिटन में जितना भी मैटर होता है, ठीक है, रिटन में जितना भी मैटर होता है वो सब इसके अंदर आता है। ठीक है, अब जो एक पर्सन अपने खुद के बारे में या जो सोशल इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में कुछ स्पेशल व्यू रखता है और उसको देख के समझ के इनको क्या करता है, प्रेजेंट करता है। अब ये जो इंडिविजुअल जो ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जिन्हें इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स भी हम कह सकते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनमें लोग जो होते हैं उनकी थिंकिंग हो, उनकी इमोशंस हो, उनके आइडल हो, है ना, इन सबको इंक्लूड हम करते हैं। अब ये जो व्यक्तिगत प्रलेख होते हैं इनके रूप में हम जो हमारे को अवेलेबल जो रिटन मैटर होता है, जो पब्लिश्ड और नॉन पब्लिश्ड दोनों होता है, मीन प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों होते हैं, उनको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि जो ये व्यक्तिगत प्रलेख होते हैं उनके रूप में जो लिखित सामग्री हो या प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही रूप में वो हो सकती है। अब ये जो इंडिविजुअल जो ये पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं उसका हम मीनिंग अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उन व्यक्तिगत प्रलेख क्या होते हैं, कोई भी पर्सन जो होता है उसके द्वारा उसकी खुद की एक्टिविटीज जो होती है या उसके खुद के एक्सपीरियंस हो या उसके खुद के जो बिलीव्स होते हैं उनके बारे में वो खुद कुछ लिखता है या डिस्क्रिप्शन जो देता है, उसको हम व्यक्तिगत प्रलेख कहते हैं। क्या होते हैं वो स्वयं की जो क्रियाएं या अनुभव जो होते हैं, है ना, हम इनको इन शॉर्ट कह सकते हैं स्वयं की क्रिया या अनुभव। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उसको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं फर्स्ट आता है पत्र, लेटर। ठीक है, लेटर में क्या आता है
कि जनरल जो पर्सन होते हैं वो अपने लाइफ में कई बार लेटर्स लिखते हैं, या मैक्सिमम लेटर जो होते हैं वो उनके पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में भी प्रेजेंट किए जाते हैं। स्टडी के व्यू से हम देखें तो जो इतिहासकार होते हैं या वो अपने लाइफ से रिलेटेड जो लेटर्स लिखते हैं, जैसे हम अगर कहें कि जो गांधी जी उन्होंने लेटर लिखे या नेल्सन मंडेला ने लेटर लिखे, या है ना, तो वो एक इम्पॉर्टेंट प्रलेख होते हैं। ठीक है, अब उनको हम अगर देखें तो उनको हम काम में ले सकते हैं स्टडी के लिए। ठीक है, फिर ये जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, इनकी स्टडी के व्यू से हम इनको देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। इसमें जो लेटर लिखने वाले होते हैं उसके विचार और उसके दृष्टिकोण जो होते हैं, उनको हमको वो क्या सोचता है उसको हमको समझने में हेल्प मिलती है। अब ये जो लेटर्स होते हैं ये वो अपने जो बहुत क्लोज लोग होते हैं उन्हीं को लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके जो पर्सनल थिंकिंग होती है, उनके इमोशंस होते हैं, उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं, है ना, उनका अफेक्शन हो, हेट हो, उनकी जो प्लानिंग होती है, उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन सबको इसके अंदर इंक्लूड हम करते हैं। अब ये जो लेटर्स होते हैं इनमें पॉलिटिकल इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं, इनके अंदर सोशल जो लाइफ होती है उनका डिस्क्रिप्शन भी इनके अंदर हो सकता है। ठीक है, मतलब उनकी इंटरनल जो इन्फॉर्मेशंस होती है, चाहे हम फैमिली जो टेंशन होती है उनके बारे में बात करें, चाहे उनके मैरिज की जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बारे में बात करें, चाहे उनके डिवोर्स वगैरह हो, ऐसी कई चीज़ें होती है जो इन ऐसे पत्रों के अंदर होती है। ठीक है, अब ये जो हम स्टडी कर रहे हैं अगर लेटर्स की, तो इस दृष्टि से क्या है कि ये इनकी यूटिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब यूटिलिटी लिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि इसका कारण क्या है कि एक तो वो पर्सनल है और उसके कारण, पर्सनल होने के कारण वो बड़ी मुश्किल से हमको मिलते हैं, ऐसे थोड़ी पब्लिकली मिल जाएंगे या हर कहीं पड़े होते हैं। ठीक है, और पहला तो ये, और दूसरा क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होगी अगर तभी उनको हम यूज करेंगे, अदरवाइज तो वो बहुत सीक्रेट होते हैं, और घटनाएं जो होती है उनकी जो सीक्वेंस होता है वो इसमें हमको नहीं देखने को मिलता है। फिर हम इसमें अगर देखें तो जो ये पत्र होते हैं ये इनमें हमको बहुत अच्छी तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, इसलिए साइंटिफिक हम इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, देन फिर हम देखते हैं सेकंड होता है डायरी। बहुत से लोग होते हैं हम जानते हैं जिनकी आदत होती है डायरी लिखने की, है ना, वो डेली डायरी लिखते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट एक दस्तावेज होता है ना। तो व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी लाइफ की कुछ सीक्रेट्स जो होते हैं वो इसके अंदर लिखते हैं, और वो एक बहुत अश्योरेबल होता है सोर्स। ठीक है, तो डायरिया जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो सीक्रेट बातें होती है उनको उजागर करती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति होता है वो लोगों के सामने अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए वो क्या करता है, वो ये जो इंसिडेंट्स और उसके साथ जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो उनको एक डायरी में लिखता है। मैक्सिमम लोग होते हैं जिनको डायरी लिखने की आदत होती है ना, तो उसमें वो अपनी जो सीक्रेट्स होते हैं उनको सबको लिख सकता है। ऐसा भी होता है कि वो चाहता है बोलना लेकिन वो बोल नहीं पाता है, वो इमोशंस भी वो डायरी के अंदर डाल देता है। तो जो महापुरुष होते हैं उनके, चाहे उनके कोई भी काम हो, है ना, बड़े ग्रेट लीडर्स वगैरह जो हुए हैं वो अपनी जो उनकी जो जहाँ भी वो ट्रैवलिंग करते थे, या उनके जैसे गांधी जी और इन सब की अगर हम बात करें, नेल्सन मंडेला वगैरह की, तो उन्होंने जेल में जो उनका लाइफ निकला, उनकी जो लड़ाई वगैरह हुई है ना, उन सब की उन्होंने डायरियाँ लिखी, और उन पे कई रिसर्च काम हुए हैं, और वो हेल्पफुल भी होती है वो डायरियाँ उसमें। ठीक है, तो डायरी भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। देन फिर हम बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास की, कि डेटा कलेक्शन के सेकेंडरी सोर्सेज के रूप में ये जो लाइफ हिस्ट्री होती है इसका भी इंपॉर्टेंस होती है। मीन्स एक्चुअल में क्या है कि इसका मीनिंग क्या है, कि लाइफ हिस्ट्री का मीनिंग क्या है कि कोई भी विस्तृत कोई भी आत्मकथा होती है, मतलब जो लोग अपनी लाइफ से रिलेटेड इंसिडेंट सारे जो लिखते हैं ना, बायोग्राफीज वगैरह जो होती है। अलग हम ये देखें तो कोई भी लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, मतलब जीवन संबंधी कोई भी सोर्स हमको चाहिए वो इसके अंदर हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो लाइफ हिस्ट्री होती है ना, जीवन इतिहास, इसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो ऑटोबायोग्राफी होती है और एक बायोग्राफी होती है। ठीक है, क्या होता है, एक तो ऑटोबायोग्राफी और एक बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है तो हम इसके अंदर देखते हैं, फर्स्ट हमारा है ऑटोबायोग्राफी।
ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड क्या है? बायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी क्या? उसको कहते हैं आत्मकथा, नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी मीन्स जीवन चरित्र। जीवन चरित्र। अब ये होते क्या है वो देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या? जिसे पर्सन अपने संबंध में खुद लिखता है, उसके वो अपनी खुद की जो फीलिंग होती है, विचारधाराएं, थिंकिंग है, वो सब वो लिखता है, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? जिसे कोई व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड जो घटनाएं होती है उनके बारे में लिखता है। मतलब आपने आपके खुद के बारे में जो कुछ भी लिखा है उससे रिलेटेड एक बुक पब्लिश की है, वो है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। मैक्सिमम जो बड़े लोग हैं उन्होंने ऑटोबायोग्राफीज लिख रखी है, ठीक है। देन फिर हम बात करते हैं कि बायोग्राफी की, तो आपके ऊपर किसी और पर्सन ने बुक लिखी है, वो है बायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, ठीक है। तो जो जनरल लोग होते हैं वो तो ऐसा कम लिखते हैं, लेकिन जो फेमस लोग हैं और उनके जीवन चरित्र के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है, तो ये जो लाइफ हिस्ट्री है इसमें जो आत्मकथा होती है ना, ऑटोबायोग्राफी जो होती है उसके रूप में खुद लिखते हैं और दूसरे लोग भी लिखते हैं। तो ये सेकेंडरी सोर्सेज के रूप में बहुत काम में आते हैं। जो बहुत बड़े फेमस लोग हैं उनके टाइम की बात करें हम, तो उनके टाइम के सोशल, इकोनॉमिक, जो पॉलिटिकल, कल्चरल जितने भी इवेंट्स हुए उनके बारे में वो लिखते हैं, और अगर हमको उनकी स्टडी करनी है तो हमको इससे हेल्प मिल जाती है। अभी जो लाइफ हिस्ट्री जो होती है ना, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि इसमें क्या वस्तुनिष्ठता जो है उसका अभाव देखने को मिलता है हमको। फिर जब वो प्रकाशन होगी या उसकी कुछ जो कमियां होगी या गलत पक्ष होंगे उनको उजागर नहीं किया जाएगा। इस तरीके से कई इसकी जीवन चरित्र जो होती है उनकी हमको देखते हैं कि नेता महापुरुष जो होते हैं उनकी प्रशंसा जो होती है वो बड़ा चढ़ा के करते हैं, उनके जो कमियां होती है उनको नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से इसमें कुछ हमको कमियां देखने को मिलती है। देन फिर हम इसके अंदर देखते हैं, लास्ट है इसके अंदर, संस्मरण मीन्स मेमोरीज, ठीक है। कि इसमें कई लोग अपनी जो उनकी जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं या उनके लाइफ के कुछ बहुत एक्साइटेड मोमेंट्स जो होते हैं, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनको लिखते हैं, उनको कहते हैं संस्मरण, मेमोरीज। ये जो होते हैं इनको टाइम टाइम पे दूसरे व्यक्ति भी हाँ एक दूसरे को सुनाते भी हैं हम लोग वर्बली, और इनको रिटर्न में भी लिखते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कोई टाइम जो होता है, कुछ ऐसा पीरियड होता है, काल विशेष जो होता है, उसमें सोशल जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको भी इसके अंदर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कोलंबस आए थे, जो हिनसांग फायांग ये जो थे है ना, मैक्थनीज जो थे, उन्होंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स लिखे थे जिनको संस्मरण में हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम में जो लोग थे, अधिकारी वगैरह जो थे है ना बड़ी बड़ी पोस्टों पे, उन्होंने भी कई जनपद संस्मरण जो है उनको लिखा है। फिर हम देखते हैं कि लोगों की जो लाइफस्टाइल होती है, उनकी जो रिचुअल्स है, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो रिलीजन है, उनसे रिलेटेड भी कई मेमोरीज होती है, संस्मरण होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत प्रलेख में ये 4 आते हैं, ठीक है। अब हम अगर देखें कि व्यक्तिगत प्रलेख जो होते हैं इनकी उपयोगिता की हम बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है उसमें इनकी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है ना। देन फिर अब हम ये बात करते हैं कि ये जो व्यक्तिगत प्रलेख है इनकी उपयोगिता जो अभी हम देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि व्यक्तिगत प्रलेख जो होते हैं उससे क्या होता है कि व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है, उनकी जो व्यू होते हैं उसको समझने में हमको हेल्प मिलती है। एक तो मदद ये हो जाती है, ठीक है। देन फिर सेकंड हम देखते हैं कि सामाजिक घटनाएं जो है उनसे उनके बारे में क्या होता है, ये बहुत एक्सपांड हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो सोशल इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में ये जो प्रलेख होते हैं, व्यक्तिगत प्रलेख, ये हमको बहुत ज़्यादा जानकारी हमको देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो व्यक्तिगत प्रलेख है इनकी सीमाएं क्या होती है, ठीक है। अब हम इनकी सीमाएं के बारे में बात करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें हम देखते हैं कि ये प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सबसे पहला कि व्यक्तिगत प्रलेख जो होते हैं ना उनको पाना मुश्किल होता है, ये पता लगाना इजी नहीं होता है कि ये हमको कहाँ से मिलेंगे या किसके पास होंगे। और अगर हम इसका पता लगा भी लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमको रिसर्च वर्क के लिए मिल जाएंगे,
देन फिर हम देखते हैं कि प्रामाणिकता की समस्या होती है कि ये प्रलेख जो होते हैं इनकी एक लिमिटेशन ये होती है कि इनकी प्रामाणिकता पता लगाने के लिए हमको इनकी जो सत्यता होती है, मीन्स है ना, फैक्ट असली है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं, उनको हमको उनकी जांच करनी है। कई बार क्या होता है कि जो ये व्यक्तिगत प्रलेख होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनमें इंसिडेंट्स और जो घटनाएं होती है, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको बहुत प्रोपेगेंडा करके और उनको बड़ा चढ़ा के उनको प्रेजेंट किया हुआ होता है। तो ये जानना मुश्किल हो जाता है कि ये कितने सही और कितने गलत हैं। देन फिर थर्ड हम देखते हैं कि वैज्ञानिक जो सामान्यकरण है, जनरलाइजेशन है, उसमें कठिनाई होती है। साइंटिफिक जो जनरलाइजेशन अगर हमको करना है तो प्रॉब्लम आती है। मतलब क्या है कि ये व्यक्तिगत प्रलेख जो होते हैं इनकी एक लिमिटेशन ये होती है कि इनके बेस पे हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। मीन्स इसका कारण क्या होता है कि ये जो पर्सनल जो ये प्रलेख होते हैं, इनमें व्यक्ति विशेष जो होता है, कोई पर्सन जो होता है, उसकी जो थिंकिंग होती है, उसका व्यू जो होता है, उसी को ये इंडिकेट करते हैं। मतलब वो डायरी या लेटर या जो मेमोरीज या बायोग्राफी वगैरह जो होती है, उसमें कोई भी एक ग्रुप, सोसाइटी, सोशल इंसिडेंट्स, सोशल प्रॉब्लम्स, इन सब से रिलेटेड जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, हम ये क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो पूरी ग्रुप, सोसाइटी, उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे हम इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। देन फिर फोर्थ है सांख्यिकी विश्लेषण में कठिनाई होती है कि स्टैटिकल जो एनालिसिस किया जाता है उसमें दिक्कत आती है हमको कि व्यक्तिगत प्रलेख के बेस पे जो इंफॉर्मेशन होती है उनका सांख्यिकी विश्लेषण करना क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। मीन्स ये जो इंडिविजुअल जो ये पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है कि स्टैटिकल एनालिसिस हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएट हमको नहीं मिल पाते हैं। और लास्ट इसके अंदर है पक्षपात की संभावना कि पार्शलिटी जो होती है ना, बायस जो होता है, वो सिचुएशन हमको देखने को मिलती है कि कोई भी पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें हमको व्यक्तिगत पक्षपात काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। जो हमारा रिसर्च वर्क होता है उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा देता है ना, कि हम ये सही भी है या नहीं। तो ये जो लिमिटेशन है इनको ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना चाहिए, ये जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका यूज हमको करना चाहिए। देन फिर अब हम बात करते हैं सार्वजनिक प्रलेख जो होते हैं, पब्लिक जो होते हैं, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, सार्वजनिक है। मतलब क्या है कि ये सरकार और जो गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस होती है उनके द्वारा तैयार किए हुए जो प्रलेख होते हैं वो होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो सार्वजनिक प्रलेख होते हैं ये व्यक्तिगत जो प्रलेख होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा व्यापक और विश्वसनीय और विस्तृत हमको जानकारी दे देते हैं, ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं, पहला होता है प्रकाशित प्रलेख और दूसरे होते हैं अप्रकाशित प्रलेख, ठीक है। अब प्रकाशित प्रलेख जो होते हैं वो क्या होते हैं और अप्रकाशित प्रलेख होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम पहले प्रकाशित प्रलेख को देखते हैं कि प्रकाशित प्रलेख क्या होते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी जो संगठन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होती है ना, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो टाइम टाइम पे कई सारे डेटा कलेक्ट करती है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करती है और उनको फिर वो पब्लिश करती है लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स होते हैं इनका दूसरे लोग भी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। देन फिर हम बात करते हैं जो अप्रकाशित प्रलेख होते हैं उनकी। तो हम ये देखते हैं कि ये सरकारी और गैर सरकारी जो संगठन होते हैं उनकी कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो वो सीक्रेटली तैयार करते हैं, लेकिन वो उनको कलेक्ट तो करते हैं लेकिन पब्लिश नहीं कराते हैं। और कोई रीजन होते हैं जिनकी वजह से वो पब्लिश नहीं कराते हैं, जैसे या तो जो डिफेंस के डेटा होते हैं या पुलिस विभाग के, लॉ के, है ना, कुछ ऐसे सीक्रेट डेटा होते हैं जिनको वो पब्लिश नहीं करते हैं, लेकिन अगर जरूरत होती है दूसरों को तो वो उनको रिसर्च के लिए प्रोवाइड कराते हैं, ओके। अब हम इसमें देखते हैं कि जो ये प्रकाशित प्रलेख, हमने देखा प्रकाशित और अप्रकाशित, पब्लिश और नॉन पब्लिश। अब उसमें हम पब्लिश प्रलेख जो होते हैं वो कौन से हैं वो देखते हैं, ठीक है। पब्लिश में हम देखते हैं सबसे पहला है शोध संस्थानों के प्रतिवेदन जो होते हैं। पहला क्या है, शोध संस्थानों के प्रतिवेदन। ये क्या होते हैं कि रिपोर्ट होती है कौन सी, जो रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स होती है उनके द्वारा जो होती है। अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जो अपने अपने अलग अलग रिसर्च वर्क करती है और उनको उनका विवरण वो टाइम टाइम पे देती रहती है और पब्लिश कराती रहती है ना। तो जैसे अगर हम बात करें कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या जो स्टैटिकल जो सर्वे होती है
है ना, या जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, या इस तरीके से हम एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी पब्लिश होती है, या पब्लिक फाइनेंस जो है उससे रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, जो बिजनेस डिपार्टमेंट जो होता है ना, व्यापारिक संगठन जो है वो अपने डेटा पब्लिश करते हैं इस तरीके से। तो ये जो सोर्सेज होते हैं, ये शोधकर्ता जो होता है उनके लिए काफ़ी उपयोगी और प्रामाणिक होते हैं। मतलब जो जनजातीय अनुसंधान संस्थान होते हैं, या जो ये NCERT और है ना, जो टाटा सोसाइटी जो साइंस इंस्टीट्यूशन है, ये इस तरीके से जो शोध होते हैं, परिषद जो होते हैं, वो अपने प्रतिवेदन टाइम टाइम पे उपलब्ध कराते हैं। देन फिर हम बात करते हैं व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। कई ऐसे शोध होते हैं जो रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं वो करते हैं, और वो अपने शोध कार्य पब्लिश कराते हैं, ठीक है। उनको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के रूप में हम ले सकते हैं, और वो पब्लिश भी होते हैं। ये जो थीसिस जो लिखी हुई होती है, PhD स्कॉलर्स जो काम करते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। देन फिर समिति और आयोगों के प्रतिवेदन जो होते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट्स कौन सी होती है? जो समितियां होती है, एसोसिएशन, जो आयोग होते हैं, वो जो तैयार करते हैं। कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जो पब्लिश और नॉन पब्लिश होते हैं, मीन्स है ना, उसमें सरकारी और गैर सरकारी होते हैं, मीन्स है ना, पब्लिश और नॉन पब्लिश नहीं, जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल जो एसोसिएशन होती है ना, वो और आयोग टाइम टाइम पे इनको पब्लिश कराते हैं। ये समिति और आयोग जो होते हैं उनके कई डेटा होते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है, क्राइम से रिलेटेड है, पॉवर्टी, जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें हम, इन सब से रिलेटेड डेटा जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब अगर हम भारत में जो सेंसस रिपोर्ट है उसकी बात करें तो वो भी सेकेंडरी डेटा का एक प्रमुख सोर्स होता है, ठीक है। देन फिर हम बात करते हैं व्यावसायिक जो संस्थान और परिषद होते हैं उनके प्रकाशनों की। कि ये जो व्यावसायिक जो संस्थान होते हैं उनके जो राष्ट्रीय उत्पादन परिषद है ना, नेशनल जो प्रोडक्शन की बात करें हम, या बाल कल्याण परिषद की बात करें, एसोसिएशन है, या जो मालिक संघ है, मिल मालिक संघ की बात करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना, ये सब इसके अंदर आते हैं। और ये अपने डेटा जो होते हैं उनको क्या करते हैं, पब्लिश कराते हैं, वो इसके अंदर हम देखते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके प्रकाशन जो आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं उनके प्रकाशन की हम बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे हम बात करें यूनेस्को, WHO है ना, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, या जो चाइल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सब के जो सोर्सेज होते हैं, जो टाइम टाइम पे पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। ये काफ़ी एश्योरेबल होते हैं। और लास्ट इसके अंदर है पत्र पत्रिकाएं, जो मैगजीन्स वगैरह होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शोध पत्र ये ऐसे टाइम टाइम पे जो पब्लिश होते हैं उनमें ऐसी शोध पत्रिकाएं भी निकलती है, वो जर्नल्स और जो वीकली वगैरह होती है वो सब। इनमें इनके अलावा क्या होता है, डेली जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके लिए समाचार पत्र आते हैं, है ना, कुछ ऐसे लेख आते हैं। रेडियो और दूरदर्शन जो होते हैं उनमें भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। और ये जो सारे जो तथ्य होते हैं ये क्या होते हैं, अश्योरेबल होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अप्रकाशित प्रलेख होते हैं, जो पब्लिश नहीं हुए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि अप्रकाशित होते कौन से हैं, तो हमने देख लिया था। अब इसमें हम ये देखते हैं कि अनुसंधानकर्ता के सबसे पहला आता है अभिलेख, ठीक है, रिपोर्ट्स जो होती है, ठीक है। अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी जो कार्यालय होते हैं ना, उनमें इनकी आवश्यकता होती है और कई तरीके के आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं। अब ये कोई ऐसी एसोसिएशंस होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई आयोग होते हैं जिनके प्रतिवेदन होते हैं, उनकी मीटिंग्स वगैरह जो होती है, कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है, कोई कार्यवाही होती है, वो उसके अंदर इंक्लूड होती है। अब ये जो डेटा होते हैं ये सीक्रेट होते हैं और काफ़ी विश्वसनीय भी होते हैं, ठीक है, ये अप्रकाशित होते हैं। फिर अनुसंधानकर्ता जो होता है उनके प्रतिवेदन जो होते हैं, है ना, इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो जो रिपोर्ट तैयार करते हैं। अनेक अनुसंधानकर्ता ऐसे होते हैं जो शोध कार्य के बेस पे क्या करते हैं, हमेशा इम्पॉर्टेंट जो रिपोर्ट होती है वो देने को तैयार होते हैं। जो रिसर्च नोट्स होते हैं वो लिखते हैं, वो मैक्सिमम अप्रकाशित ही होते हैं। और वो डेटा कलेक्शन जो होता है, या हम अगर सामग्री की वेरिफिकेशन के हिसाब से बात करें तो ये अश्योरेबल होते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि जो पांडुलिपियाँ होती है ना, जो रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो सब, कि कुछ महापुरुष होते हैं या सोशल जो वर्कर थे, है ना, समाज सुधारक थे, कई बड़े बड़े नेता और बहुत फेमस लोग जो होते हैं, है ना, उनकी अगर हमको अध्ययन करना है और उनका
जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमको पता करना है, डेटा कलेक्ट करना है, तो वो पांडुलिपियां तैयार की जाती है। वो किन्हीं भी कारण से इनको पब्लिश नहीं कर पाते हैं और ये काफ़ी अश्योरेबल हमारे लिए होता है। देन फिर हम देखते हैं इसके अंदर लास्ट हमारे आएगा अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति और लोक गाथाएं और शिलालेख। ठीक है, हम कोई फोक सॉन्ग होते हैं, हमारा कल्चर है, हमारे जो फोकवेज होते हैं, है ना, शिलालेख जो हैं, हम इन सब की बात करते हैं। तो ये सब भी किस में आते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज के संकलन के इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं और सोशियोलॉजी में इसको ज़्यादा हम यूज करते हैं। ओके, नाउ फिर हम ये देखते हैं कि अब हमने ये जो यूज किए हैं प्रलेख, तो इनकी अगर हम प्रॉब्लम्स देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी डेटा कलेक्शन होते हैं, चाहे हम प्राइमरी डेटा की बात करें, चाहे हम सेकेंडरी डेटा की बात करें, है ना, चाहे हम सेकेंडरी लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हम जो पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके रूप में, या पब्लिश और नॉन पब्लिश देखें, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब बहुत यूजफुल होते हैं। लेकिन हम अगर इनका बहुत सावधानी से इनका उपयोग करें तो ये हमारे लिए काम के हैं, और अगर हम इनको अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे या हम इनका बेतरतीब से इनका उपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए परेशानी वाले होते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने अभी जो सेकेंडरी डेटा थे, सेकेंडरी सोर्सेस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखा। उसके अंदर हमने पब्लिश नॉन पब्लिश जो डेटा होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो ये हमारा जो टाइप्स ऑफ डेटा है उसका सेशन आज खत्म है। मीन्स हमने इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में प्राइमरी डेटा जो थे कौन कौन से होते हैं उनको डिस्कस किया और अभी सेकेंडरी डेटा को डिस्कस किया है। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।